अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आज बात करेंगे इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की और उससे जुड़े बहुत से और मामलात की। खान साहब वैसे तो हुकूमत को घर भेजने का और इंतखाबात की तारीख लेने का एजेंडा लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं, मगर इसके साथ साथ रियासती इदारों की अहम शख्सियात के खिलाफ जो उनके बयानात आ रहे हैं, इसका आउटकम अल्टीमेटली क्या निकलेगा? ऐसे बयानात से इमरान खान साहब क्या मकासिद हैं उनके वो हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, या मामलात किसी ऐसी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं जिससे जमहूरी निज़ाम को कोई नुकसान पहुंचे? दूसरी जानिब ये भी अहम सवाल है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल जैम पैक की सूरत हाल है, इसका हल आखिर क्या निकलेगा? क्या कोई पार्टी या जो फ्रीक है वो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रिवर्स करने के लिए भी तैयार है या नहीं? इस जंग को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ऑप्शन है, या फिर सब जो फरीक हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस मामले को ताकत के जरिए ही निपटना है? ये अहम सवालात हैं जिन पे आज तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और सहाफ़ी तज्जियाकार भी हैं, असद तूर साहब, जो इस मौजू से जुड़े मामलात को बड़े करीब से भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। असद भाई, स्टार्ट में एक खबर से कर लूं, अगर इसकी आप कंफर्मेशन दे सकें या इस पे तज्जिया कर सकें। बहुत सी बातें ट्विटर पे भी चल रही हैं और कुछ सहाफती जो हमारे दोस्त हैं वो भी ये बातें कहते हुए सुने जा रहे हैं कि कल कोई बड़ी अहम मुलाकात हुई है लाहौर में, एक रात का स्टे हुआ है किसी अहम शख्सियत का, और खान साहब पे कुछ अहम मौजुआत पे जो है ना उनकी बात हुई है और मुलाकात हुई है। तो इस हवाले से कंफर्मेशन है आपके पास, या आपका तज्जिया क्या कहता है? अच्छा, वकास, मेरे पास इस बारे में कोई मालूमात तो नहीं है इस हम्म। मुलाकात की। ना ही सच्ची बात है, मैं अभी आपसे सुन रहा हूँ। मैं थोड़ा उठा हूँ, मैं कुछ और कामों में लगा हुआ था। मैं उस तरह से ना अखबारें देख सका हूँ ना ट्विटर देख सका हूँ। तो मुझे इसलिए कोई मालूम नहीं था कि मैं इस लीड पर काम करके खुद कुछ जानने की कोशिश करता। लेकिन अगर ऐसी कोई मुलाकात हुई है तो मेरे ख्याल में पिछली मुलाकातों की तरह वो भी फ्रूटफुल नहीं रही। हम्म। उसकी वजह जो खान साहब के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चंद क्लिप्स देखे हैं जो उन्होंने एक स्पीच की है, जिसमें उन्होंने जिस तरह से जनरल कमर बाजवा को मुखातिब करके उनके सामने मुतालबात रखे हैं, डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर और जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद हैं आईएसआई के, ब्रिगेडियर हम्म। फहीम, उनके बारे में। फिर जो दीगर उन्होंने गुफ्तगू की है अ, फौज के बारे में, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई मामला तय पाया है। अगर कुछ अच्छा। तय पा जाता किसी ऐसी मुलाकात में, तो मेरे ख्याल में खान साहब आज इधर जलसे में, कम से कम फिर खान साहब से भी ऐसी कमिटमेंट ली जाती कि अब आप भी जलसे में जाकर कुछ नहीं बोलेंगे हमारे बारे में। हम्म। तो या तो वो फिर नहीं है, और या अगर कोई ऐसी मुलाकात हुई है और उसमें कुछ ऐसी लेन देन हुआ है और उसके बाद भी खान साहब ने आके तकरीर की है, तो फिर इसका मतलब है अब अगर डीजीसी को हटाया जाएगा या ब्रिगेडियर फहीम को हटाया जाएगा, तो ये मादरत के साथ सीधी सीधी फौज की शिकस्त होगी हम्म। कि खान साहब के अवामी दबाव के आगे फौज का इदारा मादरत के साथ लेट गया। हम्म। हम्म। हालांकि हम ये समझते हैं कि फौज के इदारे के को अवाम की उमंगों के मुताबिक आइन के दायरा कार के अंदर काम करना चाहिए। हम्म। लेकिन वो एक सिटिंग गवर्नमेंट अगर कहे तो समझ आती है। एक अपोजिशन लीडर के लिए सब कुछ होना, अगर बिलावल भुट्टो साहब के भी उससे कंपेयर किया जाए तो उसमें भी इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में फिक्स हुई जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के वाकई ही कराची के जो सेक्टर कमांडर थे आईएसआई के, वो और रेंजर्स के लोग इन्वॉल्व थे, जिसके लिए एक मशहूर प्रेस रिलीज भी है कि जज्बाती होकर उन लोगों ने एक कदम उठाया था। हम्म। तो उसके जवाब में उनको हटाया गया। यहाँ पर बगैर इंक्वायरी के, बगैर कुछ साबित हुए अगर ये होता है, तो फिर इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपने इमरान खान साहब के आगे सरेंडर किया है। हम्म। आपने अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट के आगे किया नहीं किया, लेकिन आपने एक अपोजिशन रहनुमा के आगे सरेंडर किया है, और उनके उसी लॉन्ग मार्च के खौफ से। और अगर हम्म। लॉन्ग मार्च का प्रेशर अभी लाहौर के अंदर ही है, और वो एक डीजीसी और एक ब्रिगेडियर सर्विंग का, वो जिसे कहते हैं ना, सियासी तौर पर सर ले जाता है, हम्म। तो आप सोचिए ना, फिर उसका इम्पैक्ट तो और उसका मोराल तो वहां पर जाएगा कि फिर तो आप कहें कि वो
शायद इस दफा भी गुजरांवाला तक आते आते कुछ और भी ले जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताएं, ये जो गिले शिकवों की आपने बात की और खान साहब खुल के जो है वो नाम लेके बात कर रहे हैं, और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें भी खुल के गिले शिकवे किए गए, तो आप क्या समझते हैं कि ये गिले शिकवे बंद कमरों में बैठ के नहीं होने चाहिए थे, या जो मामलात हैं उनका हल मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं होना चाहिए था? जब सड़कों पे चीजें आ जाएं, खुल के जो है बयानात बाजी शुरू हो जाए, इंडिया फैक्टर भी आपने देख लिया उन्होंने किस तरह से हाईलाइट किया इमरान खान साहब के जो है बयानात को, तो इससे मामलात तो ज्यादा बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके कि वो हल हो मामलात। मेरे ख्याल में खान साहब की स्ट्रेटजी ये है कि अब इतनी हाइप दी जाए, हम्म। प्रेशर को इतना बढ़ाया जाए, इतना ज्यादा नाम ले लेकर तनकीद की जाए कि एक स्टेलमेट की सिचुएशन आ जाए, और हम्म। उसमें फिर जब मुज़ाकरात का रास्ता खुले तो फिर दूसरी साइड को भी कुछ देना पड़े, जो कि अभी तक जो मुज़ाकरात है उसमें वो कुछ खान साहब ले नहीं सके। हम्म। और ये हर दफा मुज़ाकरात की नाकामी की वजह होती है खान साहब पब्लिक में आते हैं, क्योंकि ये तो DGISI ने भी माना कि उन्होंने गैर आईनी मुतालबात माने, जब हमने वो इनकार किया तो दिन की रोशनी में आके हमें वो बुरा भला कहते हैं। तो इसका मतलब है खान साहब मुतालबात तो रख रहे हैं हम्म। और मुतालबात नहीं माने जा रहे, जो कि हम समझते हैं कि खान साहब का ये काम नहीं है कि वो आर्मी चीफ से बकौल असद उमर और अशावत कुरैशी साहब के इलेक्शन मांगते रहे हम्म। और फिर ये भी कहें कि ये कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है। भाई ये गैर आईनी मुतालबा नहीं है, लेकिन ये जिस शख्सियत से आप कर रहे हैं उससे करना गैर आईनी है। आर्मी चीफ के पास कोई आइन में ऐसा मैंडेट नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है कि वो मुल्क में इलेक्शन कॉल करवा सके। हम्म। तो आप ये तो देखिए ना, मतलब आपको माजरत के साथ कट्टे के नीचे से दूध नहीं मिलेगा, आपको दूध के लिए भैंस की तरफ ही जाना है। हम्म। तो आप ये गलत कर रहे हैं, ये गैर आईनी चीज आप कर रहे हैं। तो वो ये जो खान साहब ये जो जिस तरफ से गेम खेल रहे हैं, ये खान साहब की सोची समझी स्ट्रेटजी है। और ये नहीं है कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में किसी DGC पर इल्जाम लग रहे हैं या हम्म। DGI पर बात हो रही है या आर्मी चीफ पर बात हो रही है। ये कुछ पिछले कुछ सालों में मियां नवाज शरीफ साहब ने की है, मरीम नवाज साहबा ने की है, DGC मेजर जनरल फैज हमीद थे, उनका भी नाम लिया गया, DGC मेजर जनरल इरफान मलिक थे, उनका नाम भी लिया गया PMLN की तरफ से, मियां नवाज हम्म। शरीफ की तरफ से, मरीम औरंगजेब साहबा की तरफ से। सेक्टर कमांडर का नाम लिया गया, हम उनका नाम सुनते रहे, कर्नल लियाकत का, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन अभी में और तब में फर्क ये है कि अभी और तब की टोन का बहुत फर्क है। हम्म। वो ये नहीं था कि कान खोल लो, कान खोल के सुन लो, वो ये टोन नहीं थी। हम्म। ये टोन का फर्क है। नंबर 2, माजरत के साथ मुतालबे का भी फर्क है। तब मुतालबा ये था कि आप सियासत से दूरी इख्तियार करें और एक सियासी जमात को सपोर्ट ना करें। अब फर्क ये है कि अब खान साहब कह रहे हैं कि आप सियासत में वापस हैं हम्म। और आप वापस आके मुझे लाएं। तो ये चीज का फर्क है। तो लेकिन जो कर रहे हैं खान साहब, ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। ये हम्म। नहीं है कि वो बहुत जज्बाती हो गए हैं और जज्बाती होके वो अब फट पड़े हैं और वो नाम ले रहे हैं और वो ये कर रहे हैं। नो, दिस इज प्रॉपर स्ट्रेटजी। सही है, इसका सही। नतीजा आप ये देखते हैं कि उनकी कैलकुलेशन दुरुस्त निकलती है या गलत। बिल्कुल सही है। अच्छा असद भाई ये भी बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये स्टेटमेंट आई थी कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, और दूसरी साइड पे फवाद चौधरी साहब की आज ये स्टेटमेंट आई है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा है कि हम संजीदा और गैर संजीदा दोनों तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और फिर बाद में ये भी खबर आई कि एक 9 रुकनी कमेटी या 13 रुकनी कमेटी जो कैबिनेट कमेटी है वो भी बना दी गई है, जो लॉन्ग मार्च के अमनो मान के मामलात को भी देखेगी और मुज़ाकरात के भी मामलात को देखेगी। तो इसका कोई आउटकम निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? कोई मुस्तकबिल करीब में कोई दोनों फरीकैन के दरमियान कोई ऐसी मीटिंग स्केड्यूल हो सकती है कि जिससे सिचुएशन को थोड़ा कूल डाउन किया जा सके? बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है और मेरी ये असेसमेंट है कि ऐसा ही होगा। हम्म। आप देखिए तारुल कादरी साहब से कितनी जारहाना तकरीर करते आते थे, लेकिन फिर 2012 में वो उन्हीं कायरा साहब के साथ बैठे जो उनकी नकलें उतार रहे थे। ना उनके हाथ में हाथ डाल के उन्होंने पब्लिक को भी दिखाया कि ये मेरे साथ खड़े हैं। एक कंटेनर में आप भी उधर ही थे, हम सब लोग उधर ही हाँ। थे।
हम लोगों ने सारे वो मनाजिर देखे, ठीक है। फिर आप देखिए नून लीग के साथ भी दौर में भी वो बैठे पार्लिमानी वफद के साथ हम्म। धरना। इमरान खान साहब ने भी कॉल ऑफ किया, चाहे उनके लिए वो एक दफा वो जीएचक्यू का भी चक्कर लगा के आए जनरल राहील शरीफ से मिलके। हम्म। और फिर आप देखिए कि पिछले कुछ अरसे में खुद जो पार्लियामान में लेजिस्लेशन होती रही उसके लिए फौज उस वक्त की ओपोजिशन जो भी हुकूमत में है और इमरान खान साहब जो उस वक्त हुकूमत में थे इनको बिठाती रही स्पीकर हाउस में, हम्म। वहां पर मुज़ाकरात होते रहे। तो अभी भी अल्टीमेटली जो डीजीआईएसआई ने भी कहा कि हमने आपको कहा कि आप सियासतदान आपस में मिलकर बैठे और बात तय कर लें। हम्म। और जो एक हमारे पास खबर है कि जो 17 अक्टूबर को जो मुलाकात हुई उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी इमरान खान साहब को कहा कि आप पार्लियामान में वापस जाइए, वहां पर मामला तय कीजिए। हम्म। जो एनडीयू में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने सहाफियों से ब्यूरोक्रेट्स और लोगों से मुलाकात की उसमें भी उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब ने हमसे बातचीत की तो हमने उनको कहा पार्लियामान में बात करें और अब फौज के इदारे से मुस्तकबिल में जब भी सियासतदान मुदाखलत के लिए रिव्यू करेंगे तो फौज का इदारा इनकार करेगा और सिर्फ एक चीज करेगा कि वो दोनों ग्रुप्स को आपस में बिठा देगा, कहेगा ये हम कर देंगे। हम्म। तो अगर उस पॉलिसी को देखा जाए तो उससे हम ये कह सकते हैं कि फौज का इदारा अगर कोई कुछ करेगा तो वो शायद इसी किस्म के इंटरवेंशन करेगा कि दोनों साइड्स को आपस में बिठाए, हम्म। अनटिल अनलेस खुदा ना खास्ता कोई लाशें ना गिर दे। अगर ऐसे ही कोई सूरत पैदा होगी फिर आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस किस्म की इंटरवेंशन होगी, क्या होगा और किस किस्म का दबाव होगा और मामला किस तरफ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर अल्लाह मियाँ करें वैसा ना हुआ, दोनों साइड आके बैठी, तो फिर हाँ ये जरूर हो सकता है कि कोई ऐसा इलेक्शन की डेट के ऊपर कुछ डिसीजन हो जाए जो शायद मार्च अप्रैल किसी वक्त में मुमकिन हो हम्म। सके। लेकिन असद भाई थोड़ी सी डाउटफुल ये चीज मुझे इसलिए लगती है कि माजी में जो लॉन्ग मार्च हुए या 126 दिन का धरना हुआ उसमें फौज ने दोनों फरीकैन को सिर्फ बिठाया नहीं है, उन्होंने उसमें सालसी का किरदार अदा किया था। लेकिन आज अगर दोनों फरीकैन बैठ भी जाते हैं तो उनमें सालिस तो मिसिंग है। अगर सालिस मिसिंग होगा तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो किसी नतीजा खेज जो है वो पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। देखिए, ये हमारी सियासी क़यादत का भी टेस्ट होगा, हम्म। ठीक है। काफ लीग एक्सपोज हुई ना, पहली दफा उनको फौज के मशवरे के बगैर खुद डिसीजन लेना पड़ा तो दो टुकड़े हो गई, हम्म। ठीक है। इसी तरह हमारे सियासतदानों का टेस्ट होगा इनकी मेच्योरिटी का कि ये आपस में बैठ के करें। हम्म। आपने जिस खदशे का इजहार किया उसमें बहुत वजन है कि वो डेडलॉक का शिकार हो जाएंगे, नहीं नतीजे पर पहुंच पाएंगे जब सालिस नहीं होगा। हम्म। माजरत मुझे तो ये इस बात से इख्तलाफ है, सालिस फौज का काम नहीं है सालसी करना, उनका आईनी किरदार नहीं है। लेकिन देखा जा सकता है यहाँ पे वो दोबारा से सालिस का किरदार अदा करना चाहें या नहीं करना चाहें, या सिर्फ दोनों साइड्स को बिठाकर और उस अमल की निगरानी ही कर लें कि वो क्या बातचीत अंदर होती है। लेकिन इन एनी केस मुझे लगता है कि अगर खान साहब एक बड़ा क्राउड लाने में कामयाब हो गए, जिस पर मुझे अभी भी डाउट्स हैं बाय द वे, हम्म। इसलिए मैं अगर का वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, अगर वो कामयाब हो गए और वो बड़ा क्राउड आकर इस्लामाबाद में बैठ गया और वो बैठा भी हफ्तों तक रहा, हम्म। ये नहीं कि एक दिन का धरना, 2 दिन का धरना। मेरी नजर में उस इस धरने का टेस्ट जितना नंबर खान साहब लाएंगे वो एक हफ्ते बाद शुरू होगा कि वो हम्म। नंबर उतना ही इंटैक्ट है कि नहीं। फिर आप कह सकते हैं कि मामला शायद उस तरफ जाएं कि जो फिर पार्लिमानी सतह पर जो मुज़ाकरात हों उसमें फिर कोई इलेक्शन की डेट डिसाइड हो जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि वो इलेक्शन की डेट गालिब इम्कान है कम से कम आर्मी चीफ की तैनाती से पहले की नहीं होगी, हम्म। उसके बाद की होगी जो भी होगी। तो ये बड़ा सब कुछ उस पे भी एक डिपेंड करेगा। सही है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि नून लीग के भी बड़े सीनियर लोगों ने ये बयानात दिए और तज्जियाकार भी यही कह रहे हैं कि खान साहब का मकसद यही है कि जो नवंबर में तैनाती होनी है उससे पहले पहले इलेक्शन डेट जो है ना अनाउंस हो और इलेक्शन हो जाए। तो नून लीग फिर जो है या हुकूमत वक्त जो है वो डिले क्यों कर रही है? अब नवंबर तो कल परसों से शुरू हो जाएगा। तो अगर इसको लॉन्ग मार्च के असरात को खत्म करना है उन्होंने,
तो 15-20 दिन 25 दिन पहले अगर जो है वो समरी पे साइन कर दिए जाएं और नई अपॉइंटमेंट की खबर सामने आ जाए, तो इसमें हर्ज क्या है? क्यों जरूरी है कि उसी डेट को 28 नवंबर को जाके ही अनाउंस करना, और उससे पहले जो 20-25 दिन मुल्क जिस तजब्जुब में रहेगा या जिन खतरात में रहेगा, उससे बेहतर नहीं है कि पहले ही अनाउंसमेंट कर दी जाए? देखिए, अगर पहले भी अनाउंसमेंट की जाती है तो बुनियादी तौर पे तो पैगाम ये होगा कि खान साहब के दबाव के आगे आपके हाथ पैर फूल गए। लेकिन अगर सियासी क्योस से बचना है, आप कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है कि अब इस हुकूमत को डिसीजन ले लेना चाहिए। सही क्योंकि है। ये तमाम का तमाम एडवेंचर जो खान साहब कर रहे हैं, हम्म। इसका जो तमाम का तमाम फोकस तो आर्मी चीफ की तैनाती है। बिल्कुल। वो पिछले 2-3 माह से वो और सदर आरिफ अलवी बयान दे रहे हैं कि आर्मी चीफ के ऊपर मुशावरत की जाए, बैठा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, चोरों को आर्मी चीफ नहीं लगाने दूंगा। हम्म। अब डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी बाज़गिश्त मिली आपको। ठीक, मियां नवाज शरीफ ने भी जिस दिन खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज किया, ट्वीट किया कि इमरान खान साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। हम्म। तो सब इतराफ को इस बात का इदराक तो है कि लड़ाई तो एक इस तैनाती की ही है। तो फिर उस लड़ाई की बुनियाद को ही खत्म कर दिया जाए, हम्म। तैनाती कर दी जाए, जो भी लाने हैं लाएं, ला के लगा दें, अनाउंस कर दें। बेशक जनरल कमर बाजवा उन्होंने 6 साल कर लिए हैं, अगर वो 20-25 दिन पहले भी अगर रिटायर होकर घर चले जाए तो कोई ऐसी क़यामत तो नहीं आ जाएगी। हम्म। लेकिन एटलीस्ट मुल्क में ये अनसर्टेनिटी का तो खात्मा होगा। फिर एक ऐसा आर्मी चीफ तो होगा जिसका सबको पता होगा इसको 3 साल रहना है। हम्म। अब इसके साथ ही चाहे गुजारा भी करना है तो करना है। तो एटलीस्ट ये क्लैरिटी हो, ये बहुत जरूरी है। ये ना सिर्फ मुल्क के सियासी निज़ाम के लिए ज़रूरी है, मुल्क के माशी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। मुल्क हम्म। की जहाँ पे मुल्क पहुँच गया, पाकिस्तान का जिस तरह का निज़ाम हुकूमत है, जिस तरह का पावर स्ट्रक्चर है, उसमें मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ, जो बैरूनी दुनिया है, वो भी बड़े अब गौर से सबको देख रही है। बिल्कुल। यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ली इस अमल को देख रहे हैं। हम्म। तो ये सबको एक क्लियर मैसेज तो जाए कि हम कहाँ पर खड़े होने जा रहे हैं। बिल्कुल मेरे ऐसा ख्याल ही में है। मैं आपकी इस तजवीज़ से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि आप इस पर कोई जल्द डिसीजन ले लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया असद तूर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, आखिर में बात यही है कि इस मामले का हल निकालने के लिए हर उस आईनी ऑप्शन पे जाना चाहिए जिससे मुल्क के लिए बेहतरी हो और माशी सूरत हाल में बेहतरी हो। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।